चेक। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। वेलकम टू टुडेज रैपिड रिवीजन। क्या करने वाले हैं सर आज की क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का पूरा चैप्टर। सारे रैपिड रिवीजन आपके डले हुए हैं। आप अगर शुभम सिंगल चैनल में जाओगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहां पे सारे हैं। बस दो नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और इंटरप्रिटेशन। जो मैंने आपसे कहा कर लो, खुद से कर लोगे, एकदम छोटू सा चैप्टर है। पर बोले नहीं सर, आप करवा देते तो अच्छा रहता। वैसे मजा आता है पर और मजा आ जाता। मैंने बोला ले भाई ठीक है, और मजे दिलवा देते हैं, करवा देते हैं। ये भी रिवीजन बहुत छोटा सा चैप्टर है सर, अगर आने को रहा तो एग्जाम में 6 नंबर का भी आ सकता है, या ऐसे 2-3 अटेम्प्ट थे जहां पे एक भी मार्क्स का नहीं आया, पर हमारा 15 से 20 मिनट में आराम से रिवीजन हो जाएगा। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर ये चैप्टर किसके बारे में बात करता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। सर चार्जेस क्या होता है मेरे को ये बताओ। अगर मैंने कोई लोन लिया और लोन के बदले में मैंने किसी भी तरह का सिक्योरिटी दिया, तो उसको कहेंगे मैंने अपने प्रॉपर्टी पे या मैंने अपने एसेट पे चार्ज क्रिएट कर रखा है। अब ये जो चैप्टर है ना, ये क्रिएशन ऑफ चार्ज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता। ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में। बोलो किसके बारे में? ये बात करते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना। सर बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मैं एक बार पहले आपको पूरा रिवीजन करवा देता हूं, फिर एक बार आपको फॉर्म नंबर्स दिखवा दूंगा। सर एक बार देखो, आप लोगों का चार्ज का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 16 में। क्या है सर चार्ज का मतलब? चार्ज का मतलब मैंने 4 पॉइंट्स में तोड़ा है। चार्ज मीन्स एनी इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन एनी प्रॉपर्टी और असेट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग। सर मैं अपने किसी प्रॉपर्टी या असेट पे अगर चार्ज क्रिएट कर रहा हूं, सर प्रॉपर्टी और असेट में फर्क क्या होता है? फर्क मैं तुमको नहीं बताऊंगा, मैं तुमको फील बता के दूंगा। मेरे को बताओ, लैंड जो होता है, क्या वो एक प्रॉपर्टी होती है? हाँ सर। क्या वो एक असेट होता है? हाँ जी सर। पर मैं अगर कहूं डेटर, तो क्या डेटर एक असेट होता है? हाँ जी सर। पर डेटर प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो राजा प्रॉपर्टी और असेट एक फील है, आप समझो। प्रॉपर्टी इज अ नैरो वर्ड, असेट इज अ ब्रॉडर वर्ड। अब राजा आप अपने किसी प्रॉपर्टी या असेट पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो, किसके? अपने कंपनी के या अपने किसी अंडरटेकिंग के। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको चार्ज कहते हैं। सर ये जो चार्ज आप क्रिएट कर रहे हो, एज अ सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो, एंड दिस इंक्लूड्स मॉर्गेज। सर इतना क्यों ध्यान दे रहे हैं राजा? चार्ज का कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। चार्ज मींस एनी इंटरेस्ट और लीन created on any property or asset of the company or any of its undertaking for security, and it includes a mortgage, this is considered as charge। बस ये चार लाइन लिखने पड़ेंगे सर। अब आगे आ जाओ। दो चार्ज होते हैं, एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। फिक्स चार्ज क्या होता है राजा? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। फिक्स चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन एनी स्पेसिफिक असेट, किसी स्पेसिफिक असेट पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो। पर फ्लक्चुएटिंग चार्ज जब होता है ना, जब चार्ज का नेचर फ्लक्चुएटिंग होता है, तो उसको फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। सर एग्जांपल बता दो कुछ। सर सारे फिक्स्ड असेट, जैसे कि आपका लैंड और बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सारा आपका फिक्स चार्ज में जाता है। पर अगर आप अपने स्टॉक इन ट्रेड का, आप अपने रॉ मटेरियल का, या आप अपने डेटर्स को अगर गिरवी रखवा रहे हो, तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। अब राजा यहां पे ध्यान से सुनना। जब आप फिक्स चार्ज करवाते हो, मान लो ये माउस है और ये माउस को मैंने क्या करवा दिया? चार्ज करवा दिया। फिक्स चार्ज है तो मैं इसको सेल नहीं कर सकता। मैं इसको यूज कर सकता हूं, पर मैं इसको सेल नहीं कर सकता। पर राजा अगर फ्लोटिंग चार्ज है ना, तो आप उसको ट्रेडिंग के लिए या उसको फॉर फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग में उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिग बाजार का। अगर बिग बाजार में मेरे सारे गुड्स है, जैसे कि एक तरफ डेयरी है, एक तरफ वेजिटेबल, एक तरफ फ्रूट्स है, तो इनको मैं सेल कर सकता हूं, इनको मैं यूज कर सकता हूं। पर ऐसा फिक्स चार्ज में नहीं होता है। फिक्स चार्ज में आप उनको यूज कर सकते हो पर सेल नहीं कर सकते। सर लास्ट वाला पॉइंट, सर जब आपका फिक्स चार्ज वेकेट हो जाएगा, जब आपका पैसा पूरा पेमेंट हो गया। पर फ्लोटिंग चार्ज की अगर बात करें और अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो फ्लोटिंग चार्ज में हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे सर आपके एमटीपी मी 24 में शायद एक क्वेश्चन आया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज पे। कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन समझाओ। क्रिस्टलाइजेशन मतलब अगर पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है और अगर आपने सिक्योरिटी को एनफोर्स कर दिया, या अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है, तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। राजा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है? मतलब आपने डिफॉल्ट किया और आपकी सिक्योरिटी को एनफोर्स कर लिया गया। जैसे बिग बाजार है, उसमें आपने सारे एसेट्स को फ्लोटिंग चार्ज में डाला था, अब वो कह रहा है कि माल एक भी नहीं बिकेगा, तो उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बात ध्यान से सुनना सर, फिक्स चार्ज में वैसे तो आप असेट सेल नहीं कर सकते, पर यदि आपने कर दिया तो जो बायर है ना, उसके पास वो चार्ज भी पास ऑन हो जाएगा। पर फ्लोटिंग चार्ज में ऐसा नहीं होता है कि मैं गया बिग बाजार से एक दूध का पैकेट खरीद के आया और वो बोल रहा है ये लो दूध का पैकेट और ये चार्ज है, कल को बैंक कभी भी आके दूध का पैकेट लेके जा सकते हैं। भाई कल को 2 दिन में तो फट जाएगा ना दूध। सर तो क्या कहा मैंने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में? मैंने कहा ये देखो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्या है, इस चार्ज पास्ड ऑन टू द बायर इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स व्हिच इज अंडर फ्लोटिंग चार्ज। नो, फ्लोटिंग चार्ज में चार्ज पास ऑन नहीं होता, पर फिक्स चार्ज में चार्ज पास ऑन हो जाता है। बहुत होगी सर बेसिक बेसिक बातें, चलो अभी और बेसिक बातें करते हैं।
क्यों भैया, ऐसा ही चैप्टर है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। ऊपर देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर के रेफरेंसेस है नए बुक में। सर मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। सेक्शन नंबर 77 से शुरू होता है, 87 तक जाता है। 77 किसके बारे में बात करते हैं? क्रिएशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। कहता है इधर देखो, अगर एक कंपनी है, उसने कोई असेट पे चार्ज दिया है, तो उसको 30 डेज के अंदर फीस का पेमेंट करके आरओसी को बताना पड़ेगा। पर यदि कौन से फॉर्म में बताओगे सर? आप बताओगे सीएचजी 1 में या सीएचजी 9 में? सीएचजी 9 कब लगता है? जब डिबेंचर्स के अगेंस्ट चार्ज हो। और सीएचजी 1 कब लगता है? जब अदर देन डिबेंचर्स के अगेंस्ट चार्ज हो। और उसके बाद राजा 30 दिन में अगर आप नहीं बता पाए, तो आपको और 30 दिन का टाइम मिलेगा। लॉ में लिखा है आपके क्रिएशन से आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा, यानी कि 30 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा, जिसमें आप एडिशनल फी पे करके क्या कर सकते हो? चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हो। और ये भी नहीं किया तो एक तो नालायक हो तुम, और दूसरा तुम और अगले 60 दिन में जा सकते हो एड वेलोरम फीस पे करके। सर एड वेलोरम फीस मतलब क्या? जैसे कि हमारा जीएसटी है, वो एक एड वेलोरम टैक्सेस है, मतलब उसमें 100 रुपए पे 18% लगता है, मतलब 18 रुपए लगता है, और 5,000 रुपए पे 900 रुपए लगते हैं, मतलब वैल्यू पे डिपेंड करता है टैक्स। वैसे ही सर यहाँ पे जो फीस लगेगी वो वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि आपने कितने का लोन ले रखा है। सर मैं यदि आपके सामने एक एग्जांपल ले लूं, रिलायंस ने लोन लिया है किससे? एसबीआई से। तो यहाँ पे एसबीआई कौन, और बदले में क्या दिया है सर? चार्ज। तो यहाँ पे एसबीआई हो गया चार्ज होल्डर और रिलायंस हो गया कंपनी। सर पहला मौका कंपनी को मिलेगा 30 दिन में जाने का, और उसके बाद सर सीएचजी 1 और सीएचजी 9 का रेफरेंस है। आप देखो क्या लिखा है सर? ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज टू रजिस्टर द चार्ज signed by the company and the charge holder together with the instrument in CHG 1 और CHG 9 within 30 days of creation। सर जब चार्ज क्रिएट होगा तो चार्ज डीड बनेगा ना, इंस्ट्रूमेंट बनेगा, उसमें कंपनी भी साइन करेगी, चार्ज होल्डर भी साइन करेगा, और फिर इसको आरओसी के पास लेके जाओगे 30 डेज के अंदर। पर एक बात ध्यान से रखना सर, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो। चार्ज इंडिया में भी क्रिएट हो सकता है, इंडिया के बाहर भी क्रिएट हो सकता है। चार्ज में जो आपने असेट दिया, प्रॉपर्टी दी, वो इंडिया की भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो तुम्हारा लॉजिक नहीं मानेगा, कि चार्ज टैंजिबल असेट का भी हो सकता है, इनटैंजिबल असेट का भी हो सकता है। अरे सर पर हर जगह टैंजिबल असेट का होता है ना, हमने डिबेंचर का देखा, डिपॉजिट का देखा, हर जगह टैंजिबल असेट का होता है। राजा वही तो मैं कह रहा हूं, इस चैप्टर में हमको क्रिएशन से कोई मतलब ही नहीं है। तू टैंजिबल दे इनटैंजिबल दे, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, रजिस्टर करवा लियो। टैंजिबल दे रहा है इंटैंजिबल देना है, वो तेरे को बाकी एक्ट्स बताएंगे, यहां पे तू, मैं तेरे को बताऊंगा नहीं, तू बस रजिस्टर करवा लियो। अब सर एक बात ध्यान से सुनना, जब भी आप चार्ज रजिस्टर करवाते हो ना, तो जो इंस्ट्रूमेंट बना है उसका वेरिफिकेशन लगता है। सर ये वेरिफिकेशन कैसे होगा? सर डिपेंड करता है अंडरलाइंग प्रॉपर्टी का। अगर अंडरलाइंग प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो वी विल बी वेरी कंसिडरेट, हम आपको 3 ऑप्शन देंगे। पर अगर अंडरलाइंग प्रॉपर्टी इंडिया में है ना, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा वेरिफिकेशन का। पहले बताओ सर, अगर इंडिया के बाहर है तो कौन वेरीफाई करेगा? एक सर्टिफिकेट इशू होगा। कौन वेरीफाई करेगा सर? इस सर्टिफिकेट से कंपनी का सील से भी वेरीफाई कर सकते हो, या फिर एनी डायरेक्टर और सीएस ऑफ द कंपनी और ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर, या फिर तीसरा सर कोई भी पर्सन जिसको उस चार्ज में इंटरेस्ट है। मतलब या तो तुम कंपनी का थप्पा लगा दो, या कंपनी की तरफ से उसके डायरेक्टर या सीएस साइन करेंगे, या चार्ज होल्डर की तरफ से उसका ऑथराइज्ड पर्सन, या फिर कोई भी इंसान जिसको चार्ज में इंटरेस्ट है वो साइन कर सकता है। मतलब दुनिया में कोई भी आके साइन कर ले बे भाई। ये कब? जब प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है। पर अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है ना, तो सिर्फ कंपनी की तरफ से उसके डायरेक्टर सीएस या फिर चार्ज होल्डर की तरफ से उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो साइन करेगा, उसके अलावा कोई साइन नहीं कर सकता। देखो मैंने बाकी दोनों चीजें काट दी है, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। वेरिफिकेशन की बात हो रही, जो इंस्ट्रूमेंट बना है, मान लो ये चार्ज डीड बना है, ये चार्ज डीड को साइन वेरीफाई कौन करेगा? सर वेरीफाई करने के लिए इसके ऊपर आएगा एक सर्टिफिकेट, इसमें लिखा जाएगा कि नीचे का वेरिफिकेशन हो गया। सर ये सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? या तो कंपनी सील पे इशू होगा, या फिर आपका डायरेक्टर या सीएस साइन करेगा, या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा, या फिर सर कोई भी इंसान जिसको इंटरेस्ट है वो साइन करेगा। अब जब प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर हो, पर अगर प्रॉपर्टी इंडिया में हो तो सर कोई भी या तो डायरेक्टर या सीएस या ऑथराइज पर्सन साइन किया तो अपना काम हो जाएगा। सर ये वेरिफिकेशन की बात होगी। अब राजा उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना सर, रजिस्ट्रेशन का टाइम लिमिट क्या है? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है सर। ये अमेंडमेंट होकर के 2 नवंबर 2018 के बाद प्रोविजन बदला है, पहले कुछ और ही था। अभी प्रोविजन क्या है? 30 डेज में जाना, 30 डेज में नहीं जाएगा तो 60 डेज में चले जाना एडिशनल फी लेकर के। अगर 60 डेज में भी नहीं गया तो देखो फर्दर 60 डेज मिलेगा एड वेलोरम फीस दे करके, ये जो मैंने आपको बताया। सर एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन किससे मांगोगे आप? आरओसी से मांगोगे। कैसे? वही CHG 1 CHG 9 लेके जाना। सर CHG 1 CHG 9 लेके जाना और एक डिक्लेरेशन देना, कि ये जो डिक्लेरेशन देगा सीएस या डायरेक्टर कि ये जो पीलेटेड फाइलिंग्स है ना, इससे क्रेडिटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आरओसी को बोलोगे, आरओसी आरओसी सुन, मैं चार्ज को 1.5 महीने बाद रजिस्टर करवाने आऊंगा, पर तू चिंता मत कर, इससे हमारे क्रेडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर जैसे ही आप रजिस्टर करवा लोगे, आपको आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। कौन से फॉर्म में देगा सर? ये फॉर्म CHG 2 में देगा, जहां पे आपका चार्ज पहली बार रजिस्टर हो जाएगा। CHG 3 होल्ड करो, मैं आपको आगे थोड़ी देर में बताऊंगा। सर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि आपने सारा प्रोसीजरल कंप्लायंस कर लिया।
उसके बाद सर मान लो अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं, मैंने बोला मेरे को क्यों करवाना है, भाड़ में जाओ, तो भैया इससे फर्क किसको पड़ेगा पता है? कंपनी ने अगर रजिस्टर नहीं करवाया तो इससे फर्क पड़ेगा चार्ज होल्डर को। उसको अनसिक्योर्ड माना जाएगा, जबकि वो है सिक्योर्ड, पर उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। और सर जो प्रायोरिटी होती है ना, वो प्रायोरिटी लिस्ट में वो नीचे खिसक जाएगा। क्या मतलब सर? मान लो अगर मैं गया एसबीआई के पास, और एसबीआई के पास मैंने एक चार्ज क्रिएट किया, और उसके बाद में गया किसके पास? एचडीएफसी के पास। पहले किसके पास गया? एसबीआई के पास, बाद में गया एचडीएफसी के पास। पर एचडीएफसी वाला चार्ज मैंने अगर पहले रजिस्टर करवा लिया और एसबीआई वाला अगर बाद में रजिस्टर करवाया, तो सर एसबीआई वाली अपनी प्रायोरिटी लूज कर देगा। अभी प्रायोरिटी किसका हो गया उस चार्ज पे? एचडीएफसी का हो गया, क्योंकि एचडीएफसी पहले रजिस्टर करवा लिया। तो सर चार्ज के रजिस्ट्रेशन में डिले होता है ना, तो यू लूज योर प्रायोरिटी। तो दो चीजें होती है, पहला आप अनसिक्योर्ड हो जाते हो, दूसरा आपकी प्रायोरिटी खो जाती है। सर ये दो चीजें होती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये मेन सेक्शन आपका सेक्शन 77 था। इधर देखो, कंपनी, आरओसी, 30 डेज प्लस 30 डेज प्लस 60 डेज, नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस। आप लेके आरओसी के पास जाओगे, आरओसी के पास सीएचजी 1 लेके जाओगे या सीएचजी 9। सीएचजी 9 का डिवेंचर का केस हो तो, सीएचजी 1 का नॉर्मल केस हो तो, आरओसी आपको क्या देगा? आरओसी आपको देगा सीएचजी 2, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। सर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया मतलब कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाएगा। उसके बाद राजा आगे देखो, सेक्शन नंबर 78 पे आते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अगर कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं भैया, 30 दिन कंपनी को मिलेंगे। 30 दिन में कंपनी नहीं रजिस्टर करवाया तो एक नया दरवाजा खुलेगा किसके लिए? आपके चार्ज होल्डर के लिए। चार्ज होल्डर जाएगा किसके पास? आरओसी के पास, और वो रजिस्ट्रेशन करवा देगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, पर सर चार्ज होल्डर जब आरओसी के पास जाएगा ना, तो आरओसी उसकी बात मानेगा नहीं। आरओसी एक नोटिस भेजेगा किसको? कंपनी को। इसको हम कहते हैं शो कॉज नोटिस, जिसमें वो कंपनी को 14 डेज का टाइम देगा और कंपनी को दो बातें बोलेगा। सुन, या तो कंपनी तू खुद से आके सीएचजी 1 सीएचजी 9 फाइल करके तू खुद से रजिस्टर करवा ले ये चार्ज को, या फिर तू एक काम कर, तू मेरे को शो कॉज, यू शो मी कॉज व्हाई दिस चार्ज शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, व्हाई दिस चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड। अगर कंपनी ने 14 डेज के अंदर या तो खुद से रजिस्टर करवा लिया या शो कॉज कर दिया, तो ये चार्ज रजिस्टर्ड नहीं होगा। पर यदि अगर उसने 14 दिन में रिप्लाई नहीं किया, तो सर आपका आरओसी आगे बढ़ के इस चार्ज को क्या कर लेगा? रजिस्टर। तब कंपनी के आने पे रजिस्टर कर लेगा। पर एक बात समझो सर, कंपनी जब 30 दिन के बाद गया तो कंपनी को फीस तो लगी लगी, साथ में एडिशनल फीस भी देनी पड़ी। ये किसकी गलती की वजह से? कंपनी की गलती की वजह से। तो सर आपका जो चार्ज होल्डर है वो क्या करेगा? कंपनी से ये पैसा रीइंबर्स करवाएगा। आपका जो चार्ज होल्डर है कंपनी से ये पैसा रीइंबर्स करवाएगा। अगर चार्ज होल्डर ने फीस या एडिशनल फीस दिया तो कंपनी से रिकवर करेगा, रीइंबर्स करवाएगा। सर ये आपका क्या है? ये आपका सेक्शन 78 है। मेरे साथ कीवर्ड्स पढ़ो राजा। कहते हैं कंपनी अगर फेल हो गई 30 दिन के अंदर, तो उस केस में जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ था, मतलब चार्ज होल्डर जो है वो भी आरओसी के पास जा सकता है। सर उसमें क्या लिखा है? 14 डेज में आरओसी क्या करेगा? अब एक नोटिस भेजेगा किसको? आपके आपकी कंपनी को, और बोलेगा 14 डेज के अंदर या तो तू खुद से रजिस्टर कर दे, इटसेल्फ रजिस्टर करवा ले, या फिर सफिशिएंट कॉज बता क्यों मैं रजिस्टर ना करूं। और अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो आप आगे बढ़ के रजिस्टर कर दोगे। सर यहाँ पे देखो रिकवरी होगी, जो भी फीस या एडिशनल फीस चार्ज होल्डर ने दिया है वो कंपनी से रिकवरी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी कंपनी की थी। उसके बाद सर सेक्शन 79 क्या कहता है? 79 कहता है 77 एप्लीकेबल हो जाएगा दो अलग अलग केसेस में। वेरी इंपॉर्टेंट, दो केस में 77 एप्लीकेबल हो जाएगा। पर 77 क्या था सर? यही भूल गए। 77 पढ़े, 78 पढ़े तो 77 भूल गए, 79 पे आए तो दोनों भूल गए ऊपर का। करे तो करे क्या भाई? आए करा के जाएगा। सर 77 में क्या लिखा था? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस करवाना पड़ेगा। अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है तो यहाँ पे 79 कहता है फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर दो केस है, पहला, अगर तुमने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था। मतलब क्या सर? मान लो रिलायंस ने अपना जियो गार्डन गिरवी रखवा दिया था। अब जब गिरवी रखवाया तो उसने चार्ज रजिस्टर करवाया होगा। हाँ सर, काम खत्म हो गया। अब उसके बाद वो रिलायंस से वो प्रॉपर्टी अडानी ने खरीद ली। तो जब अडानी ने खरीदा ना, उसको वापस से जाके चार्ज को क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अरे सुन रहे हो क्या आप? अरे आप सुन रहे हो क्या? वापस से उसको जाके चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ही इज अ पर्सन, द कंपनी अक्वायर्ड द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज। यहाँ पे अडानी वो कंपनी है जिसने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जो जियो गार्डन है, विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज। या फिर अगर आपका किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन, तो उस केस में भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्या हुआ है राजा? मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सर जब आप मॉडिफिकेशन मतलब क्या राजा? ध्यान से सुनो, इधर देखो। सर मैंने 10 करोड़ का लोन लिया और उसके बदले में मैंने प्रॉपर्टी दी, और वो जो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट था, उसका जो रीपेमेंट टेन्योर था, उसमें से कुछ भी चीज अगर मैं चेंज करूंगा ना, तो लोन के टर्म्स चेंज हुए। इसका मतलब चार्ज भी मॉडिफाई हो गया और आपको आरओसी को फिर से सीएचजी 1 या सीएचजी 9 फाइल करना पड़ेगा। जब आप ये फाइल कर दोगे तो आरओसी रजिस्टर कर लेगा और आपको रिटर्न में देगा सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन आपको मिलता है, ये सीएचजी 3 में मिलेगा।
मतलब क्या राजा, आप स्क्रीन पे देखो, आपने CHG 1 दिया या CHG 9 दिया, बदले में CHG 2 मिला या CHG 3 मिला, डिपेंडिंग ऑन द केस। सर CHG 2 कब मिलता है? जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो। CHG 3 कब मिलता है? जब आपका मॉडिफिकेशन का केस हो। अरे आप मेरी बात समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? बस सर मेजर चीज खत्म हो गई। अब सेक्शन नंबर 80 क्या कहता है कि भैया रजिस्टर में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लो तो उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है। मतलब अगर मेरी बाइक है, वो मैंने गिरवी रखवा दी है और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो मेरे से अगर कोई बाइक खरीदेगा, एनी पर्सन हु अक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी विल बी डीम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। उसको पता होना चाहिए कि भैया चार्ज क्रिएट हो रखा है, ये डीम्ड नॉलेज हो गया, डीम्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया। सर सेक्शन नंबर 81 क्या कहता है पता है? आपको ना चार्ज का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। सर ये रजिस्टर कहां पे मेंटेन करोगे? अपने घर में अलमारी में लिख के रख दोगे? नहीं भैया, आपको ये एमसीए पोर्टल में रखना पड़ेगा, ताकि अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है, कोई और आके उसको देख सके। तो इसके लिए आपको एमसीए पोर्टल में रखना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। चार्ज के, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सोचते हो यार तुम लोग? पढ़ाई को एकदम सर पे एग्जाम है, तुम कैसी बातें सोचते हो? मैं तो बस जरिया हूं भाई, तुमको तो पता है। इधर देखो, मेरी बात सुनो प्लीज ध्यान से। इधर देखो राजा, सेक्शन नंबर 82 क्या कहता है? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। राजा सेक्शन नंबर 82 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने कोई चार्ज क्रिएट किया था, मतलब आपने एसबीआई से लोन दिया और बदले में चार्ज क्रिएट किया था, अब आपने इसको तो रजिस्टर करवा दिया, पर आगे चल करके आपका लोन रीपे हो गया और आपका असेट रिलीज हो गया, इसका मतलब आपका चार्ज सेटिस्फाई हो गया। अगर चार्ज सेटिस्फाई हो गया है तो ये भी तो आरओसी को बताना पड़ेगा ना। सर आप आरओसी को कौन से फॉर्म में बताओगे? आप आरओसी को बताओगे CHG 4। CHG 1 गया था, 2 3 आया था, 4 गया, जिसमें आपने बोला आरओसी वो जो तूने रजिस्टर में लिखा था ना उसको काट दे। हो गया, उसका सेटिस्फेक्शन हो गया। अब आरओसी क्या करेगा? आरओसी के पास अगर कंपनी गया ना, तो आरओसी कंपनी की बात नहीं मानेगा। आरओसी जाएगा किसके पास? बैंक के पास। कि बैंक, कंपनी आई है, बोल रहा है सेटिस्फैक्शन हो गया है, तू मेरे को बता 14 डेज के अंदर कि मैं ये सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड क्यों ना करूं। बैंक के पास 14 डेज रहेगा। अगर उसने रिप्लाई कर दिया कि मत करो रिकॉर्ड, ये कारण है, तो आरओसी रिकॉर्ड नहीं करेगा। वरना आरओसी क्या करेगा? सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड कर लेगा। और आरओसी क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन द फॉर्म CHG 5। 4 गया 5 आया, 4 गया 5 आया, 1 गया था 2 3 आया, 4 गया 5 आया। अब सर इसमें क्या हो गया? सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड हो गया। ये देखो सर क्या लिखा हुआ है। सर कंपनी जाएगी आरओसी के पास CHG 4 लेके विद इन 30 डेज ऑफ सेटिस्फैक्शन। अच्छा टाइम लिमिट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप 30 डेज में जाओगे, सेटिस्फैक्शन के 30 डेज में नहीं जा सके ना, तो आपको सेटिस्फैक्शन के डेट से ही 300 दिन का टाइम मिलेगा। मतलब एक्सटेंशन कितने का हो गया? 270 डेज का हो गया। पहले जाते तो आप फीस भरते, अब जाओगे तो आप एडिशनल फीस भरोगे। यहाँ पे एड वेलोरम फीस का कोई प्रोविजन नहीं है, 30 दिन में जाना वरना 300 दिन में जाना। सर ये सेम प्रोविजन ना 2 नवंबर 2018 के पहले, 2 नवंबर 2018 के पहले रजिस्ट्रेशन के लिए भी सेम टाइम लिमिट था। क्या कि 30 दिन में रजिस्टर करवा लेना वरना 300 दिन में जाना। पर अब वो टाइम लिमिट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए है। 30 दिन वरना 300 दिन। सर 300 दिन कब से? स्टार्ट से। मतलब आपको एक्सटेंशन 330 दिन का, 300 दिन का नहीं, आपको एक्सटेंशन सिर्फ 270 डेज का मिल रहा है। अब सर जब कंपनी जाएगी तो एक नोटिस भेजा जाएगा चार्ज होल्डर को कि भैया तू मेरे को बता, शो कॉज इन 14 डेज, क्यों पेमेंट को रिकॉर्ड ना करूं। उसके बाद सर अगर उसने जस्टिफिकेशन दे दिया तो आप रिकॉर्ड मत करना, पर उसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो आप सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना। पर मेरी बात सुनो सर, जब मैं CHG 4 लेके आरओसी के पास गया था तो उसमें चार्ज होल्डर खुद साइन कर रखा है। मतलब रिलायंस ने तो साइन कर रखा है, बैंक ने भी साइन कर रखा है कि हाँ हाँ पेमेंट हो गया। तो फिर आरओसी किसके पास नहीं जाएगा? चार्ज होल्डर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसने तो पहले ही साइन कर दिया है ना। अब सर ये सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड हो जाने के बाद जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज था, जो मतलब अग्रीमेंट था ना, उसको आप 8 साल के लिए प्रिजर्व करोगे। कब से? सेटिस्फैक्शन से 8 साल तक के लिए प्रिजर्व करोगे। बेसिक प्रोविजन सर। सेक्शन नंबर 83 क्या कहते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो प्लीज। सर ये आरओसी है। आरओसी को अडानी ने आके क्या बता दिया? अडानी ने आके एविडेंस दे दिया। क्या एविडेंस? कि भैया ये जो रिलायंस ने एसबीआई से लोन ले रखा था और जो बदले में चार्ज क्रिएट कर रखा था, ये लोन रीपे हो गया है और ये असेट रिलीज हो गया है। कौन बोल रहा है? अडानी बोल रहा है आरओसी को। पर आरओसी बोल रहा है भाई मेरे पास तो अभी तक CHG 4 आया ही नहीं है, चार्ज ऑफ सेटिस्फैक्शन आया ही नहीं है, तो मैं CHG 5 कैसे इशू करूं? पर सर सेक्शन नंबर 83 ने आरओसी को पावर दे रखा है कि सुओ मोटू, अगर तेरे को किसी ने इंटीमेशन नहीं भी दिया, पर तेरे को अगर एविडेंस मिल गया है कि डेट रीपे हो चुका है या असेट रिलीज हो चुका है, तो तू क्या कर? तू सामने से CHG 5 इशू कर दे। किसको? कंपनी को और चार्ज होल्डर को, दोनों को CHG 5 इशू कर दे। बोले तुम घर में बैठो, हमने तुम्हारा चार्ज का सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड कर लिया है क्योंकि हमको एविडेंस मिल गया था। सर ये पावर को यूज करेगा नहीं आरओसी, पर उसको बस एक पावर दे रखा है। क्या कि अगर उसको कहीं से भी एविडेंस मिला कि डेट रीपे हो चुका है या चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। वो क्या करेगा? वो CHG 5 इशू कर देगा। कीवर्ड्स पढ़ो सर। आरओसी को अगर एविडेंस मिला कि डेट जो है वो पे हो चुका है या आपका प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज हो चुका है, तो वो क्या करेगा? वो उसको अपने रजिस्टर में इंटर करेगा।
और वो आपको CHG 5 इशू कर देगा 30 डेज के अंदर। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड, मतलब आपको CHG 4 नहीं आया, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधा CHG 5 इशू कर देगा। बस एक पावर दे रखा है कि तू भी खुश रह जा, तू भी क्या याद रखेगा। ठीक है, अब सर उसके बाद सेक्शन नंबर 84 क्या कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो स्क्रीन पे। सर ये कंपनी है और ये चार्ज होल्डर है। सर यदि चार्ज होल्डर ने किसी पर्सन को एज अ रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट किया है, रिसीवर या मैनेजर मतलब ये जो प्रॉपर्टी गिरवी आ रखी है, इस प्रॉपर्टी को ये रिसीवर या मैनेजर मैनेज करेगा। पर क्यों कर रहा है सर ऐसा चार्ज होल्डर? या तो उसको कोर्ट ने ऑर्डर देके बोला है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट बना था ना अग्रीमेंट, उसमें उसको पावर मिल रखा है। तो अगर उसने कोई रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट किया तो वो आरओसी को आपको 30 डेज के अंदर बताना पड़ेगा। CHG 6 में, CHG 6 में आरओसी को 30 डे, एक तो खुशी है भैया, जहां तुमको डेज याद ना आए, या तो 30 दिन लिख देना या 60 दिन लिख देना, जैसा तुम्हारा लॉजिक माने। पर एक जगह 14 डेज है शो कॉज नोटिस का, बाकी हर जगह लगभग 30 दिन है। 30 दिन के अंदर तुम आरओसी को बताओगे कि बधाई हो, हमने एक रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट कर लिया है। और सर सिमिलरली अगर कभी इसका ऑफिस सीज भी हो जाता है, सीज मतलब खत्म भी हो जाता है, तो उसके भी 30 दिन के अंदर आरओसी को बता देना कि भैया जो आए थे ना वो अब चले गए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। समझ रहे हो तुम? सर ये क्या हो गया, ये आप लोगों का चार्ज, ये एक और प्रोविजन हो गया। क्या क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन अपॉइंट्स अ रिसीवर और मैनेजर, क्या करेगा वो, मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को। क्यों सर? क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है या उसके पास इंस्ट्रूमेंट से पावर आया। तो 30 दिन के अंदर वो आरओसी को और कंपनी को भी बताएगा, कौन से फॉर्म में, वो फॉर्म बताएगा CHG 6 में। और कल को अगर वो सीज कर देता है ऑफिस होल्ड करना, मतलब सीज मतलब उसका ऑफिस खत्म हो गया, तो वो भी CHG 6 में बताना पड़ेगा। ये 83 और 84 हो गया, बात खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़ते हैं सर, बहुत बेसिक सी बात है, कंपनी एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 81 में ये था कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में या MCA पोर्टल में रखोगे। ये भी क्या कहता है, ध्यान से सुनो सर, जैसे आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, वैसे आरओसी को बनाना पड़ेगा एक रजिस्टर ऑफ चार्ज, जिसमें वो आपके सारे चार्ज का डिटेल लिखेगा। अब सर ये जो चार्ज है, ये आप इसको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे, CHG 7 फॉर्म में बनाओगे, और उसके अलावा सर इसको आप प्रोवाइडेड अ कॉपी शेल आल्सो बी केप्ट एट आरओ अलोंग विद द रजिस्टर। सर आपका जो चार्ज इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो अग्रीमेंट है, उसको भी रजिस्टर के साथ रखना। क्या मतलब सर? आरओसी की जगह पे आ जाओ, सुन नहीं रहे हो तुम, सुनोगे क्या? सर आरओसी की जगह पे आ जाओ, आरओसी क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करेगा, और हर एक चार्ज का चार्ज इंस्ट्रूमेंट भी उसके साथ अटैच करके रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगा। वेरी सिंपल। सर क्या आप इसको इंस्पेक्शन कर सकते हो? देख भाई, अगर तू मेंबर है या क्रेडिटर है तो तू फ्री में आके कर ले, पर अगर तू कोई और है तो तेरे को फीस देनी पड़ेगी। तू मेंबर या क्रेडिटर है तो फ्री में आके कर ले, वरना तू तेरे को फीस देना पड़ेगा। पर तू क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। उसके बाद सर देखो क्या लिखा है इंस्पेक्शन के बारे में। एक तो CHG 7 है, आप उसको कहां पे रखोगे, ऑल चार्जेस, देखो सर क्या लिखा है, रजिस्टर मेंटेन करेगा CHG 7 में, और उसमें क्या क्या एंटर करोगे, जितने भी चार्जेस रजिस्टर हुए, जो प्रॉपर्टी अक्वायर हुआ विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज और एनी मॉडिफिकेशन। सर ये दोनों की बात आपने सेक्शन 79 में करी थी, कि अगर कोई प्रॉपर्टी अक्वायर हुआ है जिसपे चार्ज था या मॉडिफिकेशन हुआ है, तो उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें कहां पे लिखी होगी, रजिस्टर में लिखी होगी। सर एंट्री तुरंत के तुरंत किया जाएगा। उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, या तो ऑथेंटिकेट नहीं, ऑथेंटिकेट कौन करेगा, डायरेक्टर, CS या कोई भी और पर्सन जिसको बोर्ड ऑथराइज करे, और उसको परमानेंटली प्रिजर्व किया जाएगा 8 साल के लिए। जब सेटिस्फाई हो गए उसके बाद 8 साल तक वो याद रख, प्रिजर्व करके रखना उस रजिस्टर को, उस रजिस्टर को 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना। सर ये बेसिक कंडीशन हो गई। तुमको मैंने सिखाया है कि जब भी रजिस्टर की बात आए बेसिक क्वेश्चंस पूछना, कि कौन से कहां पे रखोगे, कौन से फॉर्म में होगा, एंट्री कब होगी, इमीडिएटली होगी, 15 दिन के अंदर होगी, किसके कस्टडी में होगा, हमेशा CS या ऑथराइज पर्सन, उसमें ऑथेंटिकेट कौन करेगा, हमेशा CS करता है सर, पर यहाँ पे डायरेक्टर, CS और एनी अदर ऑथराइज पर्सन, और कितने साल के लिए प्रिजर्व करोगे। जहां आप इनफाइनाइट ना समझ आए वहां 8 साल लिख के आ जाना। जहां इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट कहां पे होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता है, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता है, वहां पे इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है। सर आपका सेक्शन 7 था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसमें जब आप डॉक्यूमेंट्स देते हो उसको आप डिसोल्यूशन तक प्रिजर्व करते हो। बाकी जगह कहां पे आ जाता है सर, 8 साल के लिए प्रिजर्वेशन आ जाता है। और लास्ट सर, अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, ये पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, अगर आपने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, तो कंपनी अगर डिफॉल्ट में है तो कंपनी को 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 लगे। और अगर तुमने फ्रॉड विलफुली नहीं किया तो 447 के फ्रॉड के लिए लायबल हो जाओगे। सर ये कहा, क्या कहा, 5 लाख कंपनी का, 50,000 ऑफिसर इन डिफॉल्ट का। और लास्ट सेक्शन देख लो मेरे यार, लास्ट सेक्शन देख लो, बहुत बेसिक सा है सर, इसमें क्वेश्चन भी आ रखा है। सर इन्होंने पावर दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी तक इन्होंने क्या बोला कि भैया तेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 30 डेज प्लस 30 डेज और प्लस 60 डेज, और सेटिस्फैक्शन 30 डेज प्लस 270 डेज। पर भैया नहीं करवाया, टाइम लिमिट एग्जॉस्ट हो गया, तो क्या, या रजिस्टर करवा लिया, उसमें कुछ एरर हो गया, ओमिशन हो गया, तो क्या, तो भैया तू चले जाना CG के पास। CG चाहे तो तेरे को 30 दिन का एक्सटेंशन दे देगा। पढ़ते क्या लिखा है सर, इफ CG इज सेटिस्फाइड दैट, पर CG का भी सेटिस्फैक्शन जरूरी है। क्या,
दैट द ओमिशन टू गिव इंटीमेशन टू आरओसी ऑफ सेटिस्फैक्शन विद इन रिक्वायर्ड टाइम, मतलब तुमने सेटिस्फैक्शन ओमिट कर दिया, मतलब CHG4 नहीं भेजा समय के अंदर, जो तुम्हारा 300 प्लस 270 है, या फिर ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन फाइलिंग मेड टू आरओसी विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन, मॉडिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन। या तो तुमने CHG4 दिया ही नहीं, या फिर जो तुमने CHG1 दिया, CHG4 दिया, उसमें कोई एरर है, ओमिशन है, कमीशन है, तो उस केस में क्या होगा सर, और उसको ये लगता है कि सच एरर वाज एक्सीडेंटल और ड्यू टू इनएडवर्टेंस मतलब गलती से हो गई, और इज नॉट इन अ नेचर ऑफ प्रिजुडिस, मतलब ये गलती से किसी का नुकसान नहीं होने वाला, तुमने गलती से मिस्टेक कर दी, इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला, तो सर वो अगर उसको कंपनी ने एप्लीकेशन दिया CHG8 में, कंपनी ने अगर CHG8 में एप्लीकेशन दिया, तो वो आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे सकता है सर, जिसमें आप अपनी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हो। वो आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देगा जिसमें आप अपनी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हो। मतलब सर अगर कंपनी गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और वो बोला कि भैया मैंने जो CHG4 फाइल करना था वो मुझसे ओमिट हो गया, या मैंने जो बाकी CHG फाइल करने थे वो मैंने फाइल ही नहीं किया, ओमिट हो गया, या मुझसे कुछ एरर हो गया, मिस स्टेटमेंट हो गया, और अगर सीजी सेटिस्फाइड है कि ये तुमसे मिस्टेकली हुआ है, मतलब तुमसे एक्सीडेंटली हुआ है, ड्यू टू इन एडवर्टेंस हुआ है, सर इन एडवर्टेंस वर्ड कहां पे आया था? बोले भैया अब तो रिवीजन चल रहा है ना, इसका मतलब बाकी सब आता है ना, ड्यू टू इन एडवर्टेंस और अदरवाइज विद द नेम ऑफ अ कंपनी। सेक्शन नंबर 16 सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज करते हुए चले जाना। पर राजा ये क्या हो गया, अगर आपको क्या हो रहा है डायरेक्ट दैट द आपको नोटिस, आपको वो डायरेक्ट करेगा कि भैया तू थोड़ा सा एक्सटेंशन ले ले और उस एक्सटेंशन में ओमिशन या मिस स्टेटमेंट को सुधार देना प्लीज राजा, ये आप देख लेना, ये प्रोविजन हो गया आपका। और लास्ट में इन्होंने एक छोटा सा अमेंडमेंट कर रखा है, शायद आपके एडिशन 2 वगैरह में ना हो, पर मेरी बात ध्यान से सुनना सर, इन्होंने क्या कर रखा है, साइनिंग ऑफ एडिशन ऑफ ई फॉर्म्स, मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अगर आपकी कंपनी का लिक्विडेशन हो गया है, और लिक्विडेशन हो गया है और अब आपकी कंपनी में या तो IRP आ गया है या RP आ गया है, नाम सुन लो, याद कर लो, समझ नहीं पाओगे अभी के समय पे, सर RP क्या हो गया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये पहले भी आपके जीवन में आया है, या IRP मतलब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सर अगर एक कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, मैनेजमेंट हट चुका है, उनकी जगह IRP या RP आ गया है, तो उस केस में जो आपको CHG1, CHG4, CHG8, CHG9 फाइल करना है ना, 1489, 1489 जो फाइल करना है ना, आप नहीं फाइल करोगे, आपके जगह IRP या RP या लिक्विडेटर फाइल करेगा, आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो लोग कर लेंगे कहां पे, ROC को फाइल कर लेंगे। सर ये पावर पहले दिया गया नहीं था, अब हमने पावर दे दिया ताकि वो लोग फाइलिंग कर सके, तो कौन फाइल करेगा सर, तीन लोग होते हैं, IRP, RP और लिक्विडेटर, तीनों एक साथ नहीं होते राजा, पहले IRP आता है, वो टिक जाए तो वो RP बन जाता है, और उसके बाद वो टिक जाए तो वो लिक्विडेटर बन जाता है। तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और लिक्विडेटर, ये सब लोग क्या करेंगे सर, फाइलिंग करेंगे। एक बार राजा फॉर्म देख लो प्लीज, 1 गया, 2 3 आया, ये तीनों किसके बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, 1 और 9 भी, तो 1 गया या 9 गया रजिस्ट्रेशन के लिए, 2 में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया, 3 में मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन आया, 4 और 5 किसके बारे में बात करते हैं, सेटिस्फैक्शन के बारे में, 6 7 8 तीनों यूनिक है, 6 किसके बारे में बात करता है सर, कि आपने अगर किसी बंदे को अपॉइंट किया, सर देखो वैसे बहुत गंदी चीज है याद करने को, पर इस तरीके से याद कर लो, 6, जो आदमी अपॉइंट हुआ वो 6 है, एक नंबर है, मेरे को नहीं पता, तुम समझो भैया, मेरा तो मैं तो बस जरिया हूं, ठीक है, मैंने क्या बोला, CHG6 याद कर लो, एक बंदा अपॉइंट किया जो 6 है, तो उसको आपने किसको इंटीमेट कर दिया, CHG6 में ROC को। मेरे को मत पूछना कमेंट में, समझे तो भी मत बताना, बस याद कर लो, मैंने नहीं बोला, मैं तो बस जरिया हूं। सर CHG7 क्या है सर, आप उसमें कोई भी चार्ज अगर आप कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, आप रजिस्टर मेंटेन करोगे CHG7 में। और उसके बाद CHG8 क्या कहता है सर, अगर आपको एक्सटेंशन मांगना है, 8वीं बार आ गया एक्सटेंशन मांगने के लिए, CHG8 में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए, हाथ जोड़ के भाई एक्सटेंशन दे दे सर, ये आपके फॉर्म नंबर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। हे भगवान, जिसने वीडियो यहां तक देखा और जो इस वीडियो को लाइक करे, उसको मेरे तरफ से सारे पेपर में अच्छे नंबर से पास करवा देना, ये मेरी दुआ है। नहीं भी करोगे तो हो जाओगे, पर मेरी दुआ है, लाइक कर देना वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया तो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, गाइस पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत कम समय बचा है, और मेरे को पता है, मुझे पूरा पूरा आप पे भरोसा है कि आप इस बार कर लोगे। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, इवन इफ नो वन एल्स इज बिलीविंग इन यू, जस्ट यू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू आर गोइंग टू पास दिस रिजल्ट, pass this exam with wonderful marks and flying colors. ठीक है, चलो guys, that's it for today. I hope you enjoyed today's session. I'll see you in the next video. Until then, take care. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.